वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट ये है वही जो मैं आपको बता रही होती हूँ। वीक के 2 रोज़ भी हमने यही सेगमेंट किया और आज वीक का आखिरी रोज़ है यानी थर्सडे का रोज़ है और आज भी हम ये सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ये सेगमेंट जो है वो यही सेगमेंट है कि जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं उस बारे में हम आपको आगाही फराम कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं, उसकी डीलिंग कैसे देख सकते हैं और अपनी पेपर वर्किंग को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। जैसे कि मैंने रियल एस्टेट्स के बारे में बात की थी कि रियल एस्टेट जितनी भी होती हैं लोगों का अमूमन एतमाद बहुत होता है उनकी तरफ, और जितनी रियल एस्टेट्स होती हैं वो काम कर रही होती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को जहाँ जहाँ घर चाहिए होता है या जिस लोकेशन पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है ख़रीदने के लिए, तो वो रियल एस्टेट आपकी मदद करती है, आपको चेक एंड बैलेंस बताती है सारा, जिस तरीके से आपको चाहिए होती है चीज़ उस डिमांडिंग के तौर पर आपको वो चीज़ फराम करती है। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है वो हम बात कर रहे होते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं वो यहाँ पर बैठकर हम शेयर कर रहे होते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दरकार हुई हुई हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन भी यहाँ पर निकालते हैं। जो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो शब्बीर अहमद साहब हैं जो कि होस्ट भी हैं कराची टाइम्स के, साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इस्तांबुल टावर के ओनर भी हैं। आपको वेलकम करूँगी शो के अंदर। शब्बीर भाई, हम रोज़ बात कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को ख़रीदा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है, लोगों के दिमाग में कशमकश होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदना आसान बात नहीं होती है। इस दौर के अंदर, इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो नामुमकिन नज़र आता है कि कोई बंदा अपना घर भी बना ले या कोई बंदा अपनी ज़मीन क्यों ना ख़रीद ले। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट का क्या काम होता है? देखिए, एक मजदूर पेशा अफराद और एक जो है जॉब करते हैं जो जिनकी आमदनी कम होती है, तो वो अक्सर औकात रेंट अपना देना भी उनके लिए दुश्वार हो जाता है। और फिर वो अगर कुछ कोशिश करके कुछ अमाउंट अपनी जमा करते हैं कि भाई हमारी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, एक आदमी को इतनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, एक आम आदमी को तो बड़ी दिक्कत होती है उस पैसों को जमा करने के लिए, पूरी उसकी ज़िंदगी होती है। और वो जब प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो एक उम्मीद होती है कि मैं किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाऊँ और अपने लिए कोई मकान लूँ, फ्लैट लूँ या कोई प्लॉट लूँ, तो एक उसका एक जज्बा होता है। तो रियल एस्टेट एजेंट का काम ये हो कि अगर कोई आ रहा है हमारे पास प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वो जब उसको कमीशन दे रहा है 1%, 2% जो भी उसकी डील होती है कमीशन में, तो उसको होना ये चाहिए कि वो उसको ऐसी चीज़ दिलाए कि जिसमें उसको आगे जाके नफ़ा भी हो और वो अपने ख्वाब को पूरा भी कर सके। और अक्सर औकात ये देखा गया है कि लोग सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। जैसे मेरे पास कल एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी इलाके में हमें प्लॉट चाहिए और वो 5 लाख रुपए के रेट में चाहिए। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि देखें, अगर कोई प्राइवेट सोसाइटी पे आप जाते हैं तो नामुमकिन है, और अगर कोई आपको दे भी देता है तो वो धोखा ही देगा, क्योंकि इन रेटों में आज के दौर में प्लॉट मिलना मुश्किल है। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट की सोसाइटियाँ हैं, जैसे तेसर टाउन हो गया और दूसरी ऐसी गवर्नमेंट की सोसाइटी हैं जिसमें गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है और गवर्नमेंट उसको खुद डेवलप करती है, तो डेवलपमेंट के अखराजात और लैंड जो है वो गवर्नमेंट की अपनी होती है। गवर्नमेंट ने किसी दौर में उस प्लॉटों को बेचा था तो आज भी उनके रेट कम है। अगर उस सोसाइटी में वो प्लॉट ले लेता है और आने वाले वक्तों में, आज नहीं कल नहीं, कभी भी तो गवर्नमेंट उसकी डिलीवरी देगी, तो उसको एक चीज़ प्रॉपर मिल जाती है। सही। तो बनस्बत है कि इन कम रेटों में गवर्नमेंट की जो सोसाइटियाँ हैं उन्हीं का इंतखाब करें, जो सही सोसाइटियाँ जिसकी डिलीवरी अभी मिलना है उसको, उसमें इंतखाब करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि अमूमन लोगों की डिमांड सामने आती है कि हमें इस एरिया में चाहिए या इस जगह पर हमें जो है वो आप चीज़ निकाल कर दें या घर निकाल कर दें या दुकान निकाल कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना कारोबार भी करना चाह रहे होते हैं, उस कारोबार की तरफ भी वो लोग माइल होने की कोशिश करते हैं, तो वो शॉप्स की तरफ भी आते हैं कि हमें कोई शॉप अच्छी से आप लोग फाइंड आउट करके दे दें। तो इन सूरत हाल के अंदर ज़्यादातर आपके पास किस तरह की डिमांड्स आती हैं? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ़ डिमांड आती हैं, शॉप के लिए भी आती हैं, फ्लैट के लिए भी आती हैं, प्लॉट्स के लिए भी आती हैं। जिन एरियाज़ में हम वर्क कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड तो उन्हीं एरिया की होती है, क्योंकि जहाँ हमारा ऑफिस है तो उसके एतराफ़ में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी डिमांड ज़्यादा आती है। अदरवाइज़ कोई पार्टी हमें रिक्वायरमेंट करती है कि जो हमारी वर्किंग होती है उस वर्किंग के जिस इलाके में हमारा वर्क हो रहा होता है उस वर्क को छोड़ के किसी और इलाके में उसकी कोई डिमांड होती है,
तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा जो है वर्क हमारे एम्प्लॉय करते हैं और उसको वो प्रॉपर्टी निकाल के देते हैं, उसको दिलवा देते हैं, चाहे उसको शॉप चाहिए या फ्लैट चाहिए या उसको अपना फ्लैट सेल करना हो। तो ये तो तमाम सूरत हाल होती है कि अगर पब्लिक डिमांड आपके पास आते हैं तो उसी हिसाब से आप लोग उन तमाम चीज़ों को मैनेज वो फिर जो काम होता है वो डिमांड पे होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मोस्टली पब्लिक डिमांड करी होती है, वो किन चीज़ों की डिमांड करी होती है। अच्छा, एक शॉप को ख़रीदने के लिए क्या लोकेशन फाइंड आउट करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है वो एक कहते हैं मखसूस जगहें हैं, जो आपने कल भी बताया था कि इन जगहों के ऊपर जो है साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो रियल इस्टेट है वो काम करी है। तो अगर कहीं डिमांड कोई आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए या कहीं और किसी एरिया के अंदर आ जाए तो उस तरीक़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, शॉप के हवाले से ये है कि शॉप जो है वो बिज़नेस की डिमांड होती है, जहाँ बिज़नेस ज़्यादा होता है तो वहाँ रेट शॉप का अंडरस्टून जो है वो ज़्यादा ही होता है। जिस तरह क्लिफ्टन के इलाके हैं और तारीकोट है, जो हमारे कमर्शियल एरिया, जो कमर्शियल पट्टी है, जो इस वक्त पूरे कराची में मशहूर प्लेस हैं, तो वहाँ शॉप वैसी डिमांड की ज़्यादा होती है और उस हिसाब से उसका बिज़नेस भी होता है। अगर कोई महंगी शॉप लेता है तो उस हिसाब से उसका बिज़नेस भी ज़्यादा ही होता है, तो वो महंगी ले पाता है। बाकी शॉप का जो बजट है वो कम से कम जो है 10-12 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक शॉप है। जैसा बिजनेस, जैसी शॉप, जैसी जिस इलाके में आपको कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, उसी हिसाब से जो है ना उनको हम डिलीवरी देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी जिस हिसाब का कारोबार होगा उसी हिसाब से आप लोग दुकान को मैनेज करके देंगे। अच्छा, जो छोटे एरियाज़ होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने एरियाज़ बताया कि रियल इस्टेट जो है उन एरियाज़ के ऊपर वर्किंग करी होती है, लेकिन अगर छोटे एरियाज़ के अंदर हम देखें तो वहाँ पर छोटी छोटी रियल इस्टेट्स खुली हुई हैं बिल्कुल जो है ना, और वहाँ पर एक बंदा जो है वहाँ पर बैठा होता है, वो डीलिंग कर रहा होता है आवाम से, और वहाँ पर मैंने देखा है कि फ्रॉड का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारी वैसी कराची की आवाम भोली भाली आवाम है, वो वोट के लिए भी ऐसे लोग सेलेक्ट करती है, बाद में कंप्लेन भी करती है, तो हो जाता है। मतलब बसा औकात लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और किसी को धोखा देना होता है तो धोखा उसको मतलब देना बड़ा आसान है। ख़ासकर हमारी कराची की आवाम को लोग जो है बेवकूफ़ बना लेते हैं और कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक वाक़या आया, तो वो एक अजीब व गरीब मतलब वाक़या था कि एक शख्स ने शॉप ख़रीदी। शॉप ख़रीदने के बाद उसने रियल एस्टेट एजेंट को टोकन मनी दी, एग्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर बन गई। बनने के बाद उसने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस आपको आना है और आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप हमें पेमेंट दे देना, और पेमेंट हम कैश लेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक सेफ आप नहीं रहते जब आप कैश देते हो। अच्छा, अगर आप पे ऑर्डर या चेक देते हो तो आप सेफ रहते हो, कम से कम आपकी सुनवाई है कि मैंने ये पेमेंट दी है और इस अकाउंट के थ्रू दी है, तो ये सेफ साइट होता है, कोई सबूत होता है। अक्सर फ्रॉड करने वाले कैश आपसे मंगवाते हैं। तो कैश में होता ये है कि जो है वो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस के करीब उसने बुलवाया और रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ना लेके ना गया। एक अंदर से ही एक बंदा आता है और एक बुक लाता है और उधर उसके थंब लगवाता है, साइन करवाता है और बोलता है आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, और उससे अमाउंट ली। और ये प्रॉब्लम जो है उसका चल रहा है, तो मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप FIR कटवाएं, क्योंकि एक ये फ्रॉड का केस है, चीटिंग का केस है। तो ये भी सिचुएशन हो जाती है, लोग इस तरह भी धोखे खा जाते हैं। अच्छा, और अगर हम लीज़ की बात करें तो बहुत सारे छोटे एरियाज़ में ऐसा होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से हम लीज़ के मामलात को देखें या पेपर वेरिफिकेशन को हम किस तरीके से देखें। तो ऐसा कभी आपके पास कोई आया है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी ने आपसे शेयर किया कि हमारे लीज़ के ऊपर भी हमारे साथ फ्रॉड किया गया है? इसी तरह के ये हुए थे ना फ्रॉड, कि लीज हुई नहीं थी, वो सिर्फ दिखाया गया और थंब लगवाए गए, जबकि वो पेपर गवर्नमेंट का था ही नहीं। अच्छा, वो नॉर्मल एग्रीमेंट था। असल में जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उनके पास एक बुक होती है, पूरा एक खाता होता है, तो वो खाते पे रजिस्ट्रार थंब लगवाता है, साइन करवाता है और उसके जो है वो एडमिट करता है लीज को। वो होता है लीज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। बसाव का तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा आदमी है कि जो एजेड है वो आ नहीं सकता, तो पेशकार जो है वो जाके स्पेशली तौर पे उनसे साइन वगैरह करवाता है। तो वो पेशकार भी नॉमिनेट होता है, लोग उसको जानते हैं, लॉयर जो है वो जानते हैं। तो अक्सर औकात जो लोग थोड़ी सी वकीलों की फ़ीस बचाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम का सामना होता है। अगर उनके साथ कोई कानूनदान होगा तो उनको ये
परेशानी नहीं होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई वेरिफिकेशन के लिए आपका कानून से रिलेटेड बंदा होना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। वकील की सूरत में हो या बिल्कुल। दीगर किसी बिल्कुल। इदारे की सूरत में क्यों ना हो, जो कि इनको गाइड कर सके। देखिए इसी तरह ना आप अगर आपको कोई मर्ज लग जाता है, ठीक है, आप अगर खुद दवाइयाँ खाने लग जाएं तो क्या होगा? रिएक्शन आएगा, नुकसान ही होगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको आइडिया देगा कि ये आपको मेडिसिन खानी है, ये मेडिसिन खानी है, ये मेडिसिन खानी है। तो ये चीज़ें जो है ना होना ज़रूरी है। उसमें डॉक्टर आपसे फ़ीस लेगा लेकिन आपकी जान की हिफाजत भी हो जाएगी। इसी तरह कानूनदान होगा तो वो आपसे थोड़ी सी फ़ीस लेगा लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत हो जाएगी। वही जिसका शोभा है उसी को सूट करता है, तो बिल्कुल, ये सारी बात है। अच्छा, अब हम ज़रा रियल एस्टेट के स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि रियल एस्टेट तो खोल के बैठे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि खोलना चाह रहे होते हैं। तो इनके स्टेप्स क्या होते हैं बेसिकली? किस तरीके से फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप लेकर आपको आगे बढ़ना होता है? देखें, जिसको रियल एस्टेट का वर्क करना है सबसे पहले तो वो किसी रियल एस्टेट, जो पुरानी रियल एस्टेट है, उसको ज्वाइन करे, वहाँ वर्क को पहले समझे, फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस करे। डायरेक्ट वो बिज़नेस करने आएगा तो काफ़ी जो है उसको जो है परेशानियों का सामना होगा। तजर्बा ना होने की बिना पर काफ़ी मामला उसके साथ आ सकते हैं। ठीक है। और अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो एक पुरानी रियल एस्टेट जैसे होती है जिसका नाम बना हुआ होता है, जैसे साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, उसका एक नाम है मार्केट के अंदर, तो ये स्टेट का नाम बनाना स्टार्टिंग के अंदर कितना मुश्किल होता है? क्योंकि क्लाइंट कैरी करना, क्लाइंट को लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनका एतमाद, उनका भरोसा हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर औक़ात ये होता है कि जो रियल एस्टेट न्यू जो ऑन करता है तो विद इन 4 मंथ 6 मंथ जो है उसको इतना मतलब कोई नफ़ा नहीं होता, ना उसको कोई बेनिफिट होता है, क्योंकि उसका ये पीरियड होता है क्लाइंटेज बनने का। अगर कोई प्रॉपर्टी वो सेल भी कर लेता है तो उसके 2-3 महीने का पीरियड होता है उसकी डिलीवरी का, तो डिलीवरी के बाद ही उसको कमीशन दिया जाता है। तो थोड़ा वक्त लगता है इस काम को चलने के लिए। अच्छा, रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होता है? क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं ना, किसी एक चीज़ को टारगेट बनाया हुआ होता है, वो टारगेट क्या होता है और उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है? देखिए, न्यू प्रॉपर्टी जितनी भी लॉन्च होती है, सोसाइटियाँ न्यू लॉन्च होती हैं जिसकी मार्केटिंग अच्छी होती है, जहाँ मार्केट का जो है सेल परचेज का रेशियो ज़्यादा होता है तो वो जल्दी शबीर भाई, आपकी बात को कंटिन्यू कराऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही कॉलर की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आपको अस्सलाम आवाज़ आ रही वालेकुम। है मेरी? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो शायद मेरी कॉलर की आवाज़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, नहीं जा रही मेरी आवाज़, तो आप पूछ लें कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, मैं प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर लूँगी। जी, शबीर भाई, टारगेट के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरीके से टारगेट को अचीव किया जाता है, कौन सा मेन टारगेट होता है सबसे ज़्यादा? वही होता है कि जो नई सोसाइटी लॉन्च होती है और जहाँ सेल परचेजिंग का काम ज़्यादा होता है तो वहाँ ब्रोकर्स काम करते हैं। अक्सर देखा गया है कि देखें आप क्लिफ्टन में, डिफेंस में या तौहीद कमर्शियल का जो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो वहाँ पर अब क्लिफ्टन और बहरिया टाउन वो काफ़ी डिफरेंस है। वो क्लिफ्टन पे बैठ के बहरिया टाउन का काम करते थे, अच्छा, तो मार्केट तेज़ थी। इसी तरह दूसरी सोसाइटियाँ हैं, तो जहाँ मार्केट बूम कर जाती है वहाँ पर जो है वो रियल एस्टेट एजेंट की दौड़ लग जाती है कि यहाँ वर्क करें या मार्केट तेज़ है। तो फिर वो एस्टेट तो एक ऑफिस होता है, वो आपका कहीं पे भी हो, लेकिन जहाँ आपको वर्क आएगा तो आप उस ऑफिस का एड्रेस या उस ऑफिस को नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये हमारी बैठक है, आप यहाँ आके डील कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरीके से आपने कहा कि जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो रियल एस्टेट की पहली वर्किंग वहाँ पर जाती है कि उसके साथ हम वर्किंग करें, लेकिन जब न्यू प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है तो उसकी मार्केटिंग के लिए भी बड़ा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि मार्केटिंग करना भी एक बहुत कहते हैं ना पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसको लेकर चलना, क्योंकि अगर मार्केटिंग होगी तो ही लोग मुतवज्जा होते हैं, लोग जो है टारगेट ऑडियंस उस तरफ आती है। तो रियल एस्टेट का हाथ क्या उधर भी होता है कि मार्केटिंग करने के ऊपर, कि जिस तरीके से नई सोसाइटी अगर लॉन्च हो रही है तो लोगों को मुतवज्जा करे कि हाँ इस सोसाइटी के अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग इस तरीके की मार्केटिंग भी करते हैं? देखिए, हमारी तो एक मार्केटिंग टीम भी है, कंपनी है मार्केटिंग की, साहिल एंटरप्राइज के नाम से, तो वो तो अपनी वर्किंग एक करती है। इसके अलावा मार्केटिंग कंपनियां अलग होती हैं। वो मार्केटिंग कंपनियां जब मार्केट करती हैं, जब टीवी में एड चलते हैं और एनओसीज वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो फिर रियल एस्टेट एजेंट वहाँ पर काम करने के लिए दौड़ते हैं। अच्छा,
तो मतलब ये लॉन्चिंग जितनी भी होती है या लॉन्च वो एक अलग शोभा है। वो एक अलग शोभा वो एक है, और अलग रियल शोभा है। एस्टेट का अगर पार्ट हो तो वो उसके साथ मिलकर कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई जो है प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा हो या आपके पास प्रोजेक्ट कोई डिलीवर हो रहा हो तो आप लोग उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमारे जो है कमर्शियल एड होते हैं मीडिया पे जो लगते हैं, तो मीडिया वाले खुद तो रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो मार्केटिंग करते हैं, जिसको देखते हुए पब्लिक भी और एजेंट भी उस प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से शबीर भाई हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बड़ा ऑडियंस का फीडबैक आना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने देखा कि अमूमन ऑडियंस जो है वो किसी चीज़ से परेशान हो ना हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी के मामला से बड़ी परेशान हुई होती है। शायद हो सकता है, मे बी माइट बी पॉसिबल, ये रीज़न हो सकता है कि उनको अवेयरनेस की कमी हो या जो है उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो इस मामलात के ऊपर। तो उन तमाम लोगों को क्या डील करने का बारे में बताएंगे, किस तरीके से डीलिंग हो सकती है, रियल एस्टेट के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए या कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, अक्सर औकात जो है ना, जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी लेता है तो उसको ये भी नहीं पता होता है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे कोई एग्रीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये भी उसको मालूमात नहीं होती है। और ये सारी मालूमात जो है वो उसका रियल एस्टेट एजेंट ही उसको बताता है कि इस तरह डील होगी, इस तरह एग्रीमेंट बनेगा, ये टाइम पीरियड है पेमेंट का, और ये सारी चीज़ें एक शेड्यूल बनाया जाता है। उस हिसाब से ही सौदा उसका कंप्लीट होता है। वो मुकम्मल अपने सौदे को कंप्लीट करके अपनी पोजीशन ले सकता है। होता ये है कि कभी कभी प्रॉपर्टी लोग ख़रीदने जाते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट वो अपने नाम का चेक उनसे मांग लेता है, जबकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होती है। अच्छा। तो इस तरह क्लाइंट को नहीं करना चाहिए। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, चेक उसी के नाम का ही काटे, ताकि ऐसा ना हो कल को कोई उसको प्रॉब्लम होता है तो उसके पास एक एविडेंस हो कि मैंने ये प्रॉपर्टी इसको। अभी रिसेंटली एक मसला हुआ है, एक प्रॉपर्टी डील करने के लिए एक भाई आया, उसने अपने भाई की प्रॉपर्टी सेल की। अच्छा। सेल करने के बाद उसने अपना फ़ोन जो है वो बंद कर दिया और फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब वेरिफिकेशन ली गई तो वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, उसके भाई की थी। अब जो कस्टमर है या रियल एस्टेट एजेंट ने ही वो डील कराई थी, तो वो एक एतमाद पे डील कराई थी। एतमाद पे डील कराने का जो कसूर है वो रियल एस्टेट एजेंट का भी है, सबसे ज़्यादा हम उसका कसूर कहेंगे। और दूसरा जो है वो पार्टी का भी है, जो बगैर डॉक्यूमेंट्स देके उसने जो है वो चेक दे दिया और वो डील को मैच्योर करने के लिए अपना एक टोकन मनी दिया, एग्रीमेंट बनाया, जिस एग्रीमेंट की 420 की तो FIR कट सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई सबूत नहीं है। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको तो चेक दिया नहीं गया, उसको तो अमाउंट दी नहीं गई। अब वो भले उसके भाई है या उसकी वालदा है, मतलब या थर्ड पर्सन के पास अमाउंट चली गई, थर्ड पर्सन के पास अमाउंट चली गई, तो इस तरह वो मसाइल में मामलात पड़े हुए हैं वो, और इस तरीके से जो नुकसान होता है, जो लोग उठा रहे होते हैं। तो मोस्टली रेशो आपके पास यही आता है ज़्यादातर एक्सपीरियंस के हिसाब से? हम तो हमारे पास जो कोई आता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो हम चेक उसी के नाम का लेते हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। कल कला अगर वो मुकरता है या डिलीवरी नहीं देता तो हम उस पर जो है सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई इसने ये चेक लिया है और इसके अकाउंट में गया है। देखें, बैंकिंग का जो सिस्टम है ना, वो आपका सबसे बड़ा एविडेंस है। अगर आप इसको छोड़ के या डर के कि यार बैंक में पैसा जाएगा तो FBI तंग करेगी, ये सब जो है ना बेकार की बात है। आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं और आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो FBR आपसे वही टैक्स लेगा जो आपसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिया जाता है, और इससे ज़्यादा आपसे कोई इतना नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये पेमेंट कहाँ से लाया, क्या नहीं लाया, क्योंकि FBR ने अभी ये रूल तो निकाल लिया है कि नॉन फाइलर जो है वो 2% टैक्स देगा और फाइलर जो है 1% देगा। तो फिर इसमें खौफ और डर क्यों है? ठीक। तो ये तमाम बातें जिस तरीके से शबीर भाई आपने बताई हैं कि जब भी आप लोग डीलिंग कर रहे हों तो अमाउंट हो या कोई भी बढ़िया सूरत हाल आपके साथ क्यों ना गुजरी हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन लोगों से ज़रूर रब्ते करें जो कि इनसे लिंक अप होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदना कोई आसान बात नहीं होती, और जब आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे सवालात तंग कर रहे होते हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक अच्छा मशवरा लेना है आपने अगर तो आप रियल एस्टेट्स के पास जाएँ, और अच्छी रियल एस्टेट्स के पास जाएँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे माशरे के अंदर मैं देखती हूँ, सोसाइटी
सोसाइटी के अंदर देखती हूँ कि रियल एस्टेट वर्किंग करी होती हैं और बहुत अच्छा जिनका नाम भी होता है। ऐसे में साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और जितनी भी डीलिंग्स होती हैं बड़ी पॉजिटिव वे में की जाती हैं। तो आप लोग जो है वो तमाम चीज़ों को देखा करें और ये सेगमेंट रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तब भी आप पेपर वेरिफिकेशन ज़रूर करें, क्योंकि पेपर वेरिफिकेशन आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम का मकसद आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग के लिए रखी जाती हैं। कोई भी सवालात आपके जहन में गर्दिश करें तो हमसे शेयर करें, हम आपका ज़रूर उसका हल बताएंगे। शबीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।